कॉल करते समय इसके लिए कोई ना कोई वैल्यू पास करनी होगी। तो आप जो चाहे वो वैल्यू पास कर सकते हैं। मैंने अपने कोड में उसका कहीं भी यूज नहीं किया है। जस्ट सिंटैक्स को फिल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो फिर एरर आ जाएगी। कुछ भी पास करेंगे, आप इंटीजर पास करोगे तब भी ठीक है, आप फ्लोटिंग पास करोगे तब भी ठीक है, आप स्ट्रिंग पास करोगे तब भी ठीक है, जो चाहे वो आप पास कर सकते हैं। अब हमें जो सीखना है वो ये कि जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है और हमें उस फंक्शन के लिए कुछ आर्गुमेंट पास करने होते हैं, तो वो आर्गुमेंट एक फंक्शन का नाम भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पर इंटीजर पास करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू, स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर हम किसी फंक्शन का नाम भी पास कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पास करा प्रिंट। अब प्रिंट एक पाइथन का फंक्शन है, तो अगर आप किसी भी पाइथन के फंक्शन को, चाहे वो आपका बनाया हुआ हो यूजर डिफाइंड फंक्शन, या वो पाइथन की किसी लाइब्रेरी का फंक्शन हो, आप अगर आर्गुमेंट में पास करना चाहते हैं तो सिर्फ उसका नाम लिखेंगे, उसके आगे कोई कॉलिंग सिंबल नहीं लगाना, ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, इसका नाम लिखना। जब मैं ऐसा करूंगा, इसका मतलब है कि ये जो प्रिंट फंक्शन है ये हमारा इस x नाम के पैरामीटर के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि आप इस फंक्शन के अंदर, फन नाम के फंक्शन के अंदर x को प्रिंट फंक्शन की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहा हूं हाई मैसेज प्रिंट करने के लिए, इसी तरह से मैं जो x है इसको कॉल कर सकता हूं। तो किसी भी आप वेरिएबल के आगे कॉलिंग सिंबल लगा सकते हैं कब, अगर उस वेरिएबल को हमने एक फंक्शन का रेफरेंस असाइन किया हुआ है, चाहे फंक्शन के साथ किया है चाहे एक स्टेटमेंट के साथ किया है। तो अगर मैं इस तरह से यहाँ कॉल करूंगा और यहाँ पर मान लीजिए मैसेज लिखता हूँ हेलो, तो इसका आउटपुट हाई आएगा और हेलो भी प्रिंट होगा, क्योंकि एक्स भी प्रिंट फंक्शन को ही रिप्रेजेंट हमारा कर रहा है। अब ये जो मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को एक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट कराया है, सिर्फ फंक्शन के साथ ही ट्रू नहीं है, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में भी आप ऐसा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बनाया वेरिएबल आई नाम का। अब आई वेरिएबल मेमोरी में एक वैल्यू को रेफर कर रहा है। अगर कोई वेरिएबल किसी वैल्यू को रेफर कर रहा है तो आप उसके आगे कॉलिंग सिंबल नहीं लगा सकते और एरर आ जाएगी, बोलेगा इंट इज नॉट कॉलेबल। लेकिन अगर कोई वेरिएबल हमारा किसी फंक्शन को रेफर करता है तो कैसे कर सकता है, किसी वेरिएबल में किसी फंक्शन का नाम असाइन कर दीजिए, सिर्फ नाम असाइन करना है, कॉल नहीं करना है। तो मान लीजिए मैंने इसमें क्या करा, प्रिंट असाइन कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम आई को कॉल कर सकते हैं, और ये किसको कॉल करेगा, जिस फंक्शन को ये रेफर कर रहा है उसी फंक्शन को ये कॉल कर देगा। तो अब मैं आई के थ्रू कुछ भी प्रिंट कराना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर प्रिंट करा सकता हूँ। तो पाइथन में फंक्शन के रेफरेंस को हम वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और वो वेरिएबल अब कॉलेबल वेरिएबल कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट भी पास कर सकते हैं, ठीक। अब ये तो हो गया पहला वाला पॉइंट कि फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास किया जा सकता है। अब बात आती है दूसरा पॉइंट। मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया, यही फन नाम से ही फंक्शन बनाया, और यहाँ पर सिंपली एक मैसेज प्रिंट कर दिया, दिस इज फन, और यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ। तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये कि जो आप रिटर्न करते हैं वो एक वैल्यू हो सकती है, वो एक वेरिएबल हो सकता है, वो एक एक्सप्रेशन हो सकता है। ये चीज़ें आपने यहाँ तक अब तक सीखी हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट के आगे हम किसी फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं, चाहे वो पाइथन का लाइब्रेरी फंक्शन हो या वो मेरा बनाया हुआ कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिटर्न के आगे लिख दिया इनपुट, यानी कि ये फन फंक्शन जब चलेगा तो इनपुट फंक्शन का रेफरेंस हमें वापस करेगा, ठीक है। अब जब मैं इससे कॉल करूंगा फन नाम के फंक्शन को, तो इससे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको एक वेरिएबल में रिसीव कर सकता हूं। मान लीजिए मैंने इसको x नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। तो अब जो x वेरिएबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है जो इस फंक्शन से रिटर्न होकर आई है, या एक फंक्शन को रेफर कर रहा है जो इस फंक्शन से रिटर्न होकर आया है? तो आंसर है कि x वेरिएबल इनपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब अगर x इनपुट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो यूजर से इनपुट लेने के लिए मैं इनपुट फंक्शन का भी यूज कर सकता हूं, और अब इस कोड के बाद मैं x का यूज कर सकता हूं। एंटर, मान लीजिए कोई नंबर यूजर से एंटर करा लिया, और जो भी नंबर आया या सिर्फ नाम एंटर करा लिया, सीखना ही तो है। इससे जो नाम आएगा आपने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया n। अब आप उसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर सकते हैं। तो जो इनपुट फंक्शन काम करता था वही काम अब x फंक्शन कर रहा है। तो x वास्तव में एक वेरिएबल है जो एक फंक्शन को रेफर कर रहा है। जिस फंक्शन को वो रेफर कर रहा है, x जब कॉल करेंगे तो वो उसी फंक्शन को कॉल कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल में रेफर करा सकते हैं, किसी फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं, किसी फंक्शन को एज आर्गुमेंट भी हम लोग पास कर सकते हैं। ठीक, अब मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं, उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन देखते हैं आप में से कौन देगा। मैंने लिखा यहां पर a इक्वल टू प्रिंट, b इक्वल टू प्रिंट। इन दोनों का एक ही मतलब है या इन दोनों का अलग अलग मीनिंग है? सर एक मतलब अलग है। अलग है। बी वाले प्रिंट में कॉल भी करना है। हाँ जी, बताओ जो शुभम क्या कहना चाह रहे थे, बताओ। सर अलग 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 सर अलग अलग है, सर अलग अलग है। बताओ, समझाओ थोड़ा क्या अलग है। पहले वाले में सर क्या ए में मतलब? सर कॉल करने की जरूरत है और बी में कॉल है, वो कॉल है ऑलरेडी। में वैल्यू आ जाएगी। वेरिएबल है, ए वेरिएबल में क्या होगा ये बताओ। ए से तो सर कॉल हो जाएगा ना। अगर आप सर प्रिंट A की में सर- फंक्शनैलिटी ए में चली जाएगी और बी में प्रिंट की जो रिटर्न टाइप है वो जाएगा शायद। रिटर्न ऐसा वैल्यू कुछ। जो होगी वो बी में आएगी। जी यानी कि जो ए है वो हाँ। प्रिंट फंक्शन को रेफर कर रहा होगा, बी प्रिंट फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आई है उसको रेफर कर रहा होगा, है ना? ये मतलब होगा इसका। तो अब अगर ऐसा है तो मैं ए को कॉल करने के लिए यूज कर सकता हूं क्योंकि ए एक फंक्शन को रेफर कर रहा है, बिल्कुल। और आप जो भी प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहां से प्रिंट कर सकते हैं। अगर मैं बी को प्रिंट कराता हूं तो बी में क्या होगा, प्रिंट फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न होकर आती है। अच्छा, बता सकता है कोई प्रिंट फंक्शन का रिटर्न वैल्यू क्या होता है? नन। ना सर। नन होगा। ठीक है, तो फंक्शन पे हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि फंक्शन को हम किसी वेरिएबल में रेफर करा सकते हैं, आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मैं किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, तो क्या ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करने की क्या जरूरत है हमारे लिए? तो इमेजिन करिए, ये दोनों हो चुके हमारे। इमेजिन करिए सिचुएशन क्या है। सिचुएशन ये है कि आप एक प्रोग्राम में फंक्शन बना रहे हैं, मान लीजिए उसका नाम आपने फन कर दिया, और इस फंक्शन में आपने ये कुछ स्टेटमेंट लिखे, 3 स्टेटमेंट, फिर आपने अपना कुछ कोड लिखा। अब ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं, इसी फंक्शन में आपको फिर दोबारा जरूरत पड़ गई कुछ कोड लिखने के बाद, तो आपको लिखना पड़ा। फिर आपने कुछ कोड लिखा, फिर से वो 3 स्टेटमेंट की जरूरत पड़ गई, फिर कोड आपने लिखा। तो अब ये कैसे, हम चाहते हैं कि इस फंक्शन को बनाते समय ये जो 3 लाइन का कोड है, ये मुझे कई बार इसी फंक्शन में जरूरत पड़ेगी। लूप नहीं लगाना है। लूप का मतलब होगा उसी जगह रहते हुए बार बार चलाना, नहीं, एक बार यहाँ चलाना है, फिर यहाँ चलाना है, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो इस काम को कैसे किया जाए? तो इस काम को करने के लिए फंक्शन ही तो पढ़ाए गए थे।
तो अब इस कोड को मैं बार बार लिखने की बजाय मैं क्या करता हूं, मैं यहां से हटाकर एक अलग फंक्शन में डाल देता हूं। लेट अस सपोज उसका नाम मैंने एफ कर दिया और ये 3 स्टेटमेंट यहां लिख दिए। अब जब भी मुझे इस फन नाम के फंक्शन में इन तीनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी तो इनको लिखने की बजाय मैं एफ कॉल कर दूंगा, तीनों स्टेटमेंट चले आएंगे। इनको लिखने की बजाय सिर्फ एक लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो ये पहले से बेटर अप्रोच हो गई, पहले से बेटर अप्रोच हो गई। बट प्रॉब्लम क्या आ गई, प्रॉब्लम ये आ गई कि हम ये भी चाहते थे कि ये जो 3 स्टेटमेंट आप यहाँ लिख रहे हैं इनका इस्तेमाल सिर्फ फन फंक्शन के अंदर ही हो पाए। अगर इसको मैं किसी और फंक्शन से एक्सेस कराऊं, मान लो एक फंक्शन है इसका नाम है शो, अब शो फंक्शन के अंदर भी मैंने अगर एफ कॉल कर दिया तो आप रोक नहीं पाएंगे। अगर मैं कहीं भी इंडिपेंडेंटली एफ को कॉल कर दूं तो आप रोक नहीं पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं करवाना है। मैं इस फंक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ फन फंक्शन तक रियूज कराना चाहता हूं, किसी और कोड के लिए मैं इसको रियूज नहीं कराना चाहता। मैं नहीं चाहता कि ये हमारा किसी और कोड के लिए एक्सेस किया जाए। तो ऐसा करने का जो एक तरीका बताया गया वो है नेस्टेड फंक्शन। हम क्या करेंगे, अब हम इस फंक्शन को इंडिपेंडेंटली ना बनाकर, टॉप लेवल पे ना बनाकर, इसको उठाकर इसी फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देंगे। और हम जानते हैं कि किसी फंक्शन के अंदर अगर कोई वेरिएबल बनाया जाए तो वो उसका लोकल वेरिएबल होता है और वो लोकल वेरिएबल का स्कोप उस फंक्शन तक होता है, उसके बाहर नहीं होता। इसी तरह से अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर एक फंक्शन डिफाइन कर दूं तो इसको लोकल फंक्शन या नेस्टेड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। फायदा, इस फंक्शन के अंदर के स्टेटमेंट को ये जो आउटर फंक्शन है वो यूज कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई और यूज हमारा नहीं कर सकता, है ना। तो काइंड ऑफ ये हमारा एक सिक्योरिटी फीचर या एक हाइडिंग फीचर वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर मुझे फंक्शन हाइडिंग करनी है तो कैसे करें। फंक्शन हाइडिंग का मतलब होता है मैं किसी फंक्शन को छुपाना चाहता हूं, किससे, अदर कोड से, लेकिन किसी एक फंक्शन के लिए विजिबल करना चाहता हूं, तो नेस्टेड फंक्शन इसका सॉल्यूशन होता है। तो नेस्टेड फंक्शन कैसे काम करते हैं, उससे रिलेटेड यूज केस क्या होता है वो देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया और इस फंक्शन का नाम मान लीजिए मैंने फन कर दिया और इस फन फंक्शन के अंदर एक कैंडिडेट है जिनका नाम है आदित्य जी। अब ये आदित्य हैं या अदिति हैं नहीं पता, इनकी आईडी 22276 है। आप हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, या तो आप अपना आईडी सही देखिए, एक बार चेक करिए, अदरवाइज फिर आपको रिमूव किया जाएगा क्लास से। स्पेलिंग लिखिए ADITIAG, आईडी लिखिए 22276। यस सर। एक बार चेक करिए, आपकी आईडी नहीं है। मैं जो है आपके में चेंज किया था, मैं बाद में मैं पहले एक दूसरे बैच में थी, मैं इस बैच में स्विच किया था। नहीं, आप हमारे डेटाबेस में ही नहीं है, आपकी आईडी हमारे डेटाबेस में नहीं है, चाहे आप मेरे बैच में हो चाहे XYZ ट्रेनर के बैच में हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार चेक करो अपनी आईडी, एक बार चेक करिए, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या डिजिट कुछ मिस्टेक हो रही है इधर उधर। मैं अपना बैच स्विच कर लिया था, मैं पहले तने सर के बैच में थी, फिर मैं इधर आ गई थी क्योंकि मुझे उधर मेरे बीच में छूट गया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पहले किस बैच में थे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट आपका जो ड्यूकैट आईडी है ना, जो आपने मेंशन किया है 22276, तो ये जो 22276 है ये हमें एग्जिस्ट नहीं बता रहा है हमारा सॉफ्टवेयर। मैं ये आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आप एक काम करिए, अभी क्लास कर लीजिए और इसके बाद ना आप मधुर सर से या जो आपके काउंसलर हैं जिनसे आपका एडमिशन, उनसे बात कर लीजिए, उनसे पूछना कि मेरी ड्यूकैट आईडी क्या है, ठीक है।
चलिए, तो अब मैंने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया फन नाम से, और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मान लीजिए मैंने कोई एक फंक्शन और बनाया जिसका नाम f कर दिया, और इसके अंदर जस्ट मैंने कुछ एक सिंपल मैसेज लिख दिया, दिस इज f, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब उसके बाद मैं फन फंक्शन के अंदर कुछ मैसेज लिख रहा हूँ लाइक हाय, फिर मैंने f को कॉल कर दिया, फिर मैंने कर दिया। अब ये मत कहना कि सर एक ही मैसेज लिखा है, तो आप जितना चाहे उतना मीनिंगफुल कोड लिख सकते हैं, मैंने आपको बस कॉन्सेप्ट सिखाना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बस एक ही स्टेटमेंट लिख दिया, ठीक। और यहाँ पर मैंने प्रिंट लिख दिया, मान लीजिए हेलो, फिर से मैंने f फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ लिख दिया मान लीजिए मैंने बाय। तो अब अगर मैं यहाँ से फन फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो फन फंक्शन जब कॉल होगा तो उसके अंदर से f नाम का फंक्शन मेमोरी में लोड होगा और एज ए लोकल वेरिएबल की तरह लोड होगा। तो इसका स्कोप तभी तक है जब तक फन फंक्शन की डेफिनेशन एग्जिस्ट करती है। जैसे ही फन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही हमारा ये फंक्शन मेमोरी से लोड हो जाएगा। तो ये अभी मेमोरी में आ गया, एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कॉल नहीं हुआ है, हाई प्रिंट हुआ, अब ये कॉल हुआ, तो अब ये चलेगा दिस इज एफ, उसके बाद प्रिंट हुआ हेलो, उसके बाद फिर ये कॉल हुआ। अच्छा ये हटाना है यहाँ से क्योंकि हमने जो ऐप बनाया है ये नॉन पैरामीटर वाला है। इस तरह से हम नेस्टेड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो नेस्टेड फंक्शन आउटर फंक्शन के लिए रीयूजेबिलिटी अगर प्रोवाइड करना है तो आप उसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जरा इस कॉन्सेप्ट में कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को यहां से कॉल नहीं करूं तो जो पर्पस था वो पूरा हो गया। अब मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आप मुझे बताएंगे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट क्या आएगा। अगर इसको रन किया जाए तो इसका आउटपुट क्या आएगा, हाय और हेलो। हाय हेलो, फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कभी कॉलिंग नहीं हुई है। अब अगर मुझसे ये कहा जाए कि मैं नेस्टेड फंक्शन को कॉल करना चाहता हूं लेकिन फन फंक्शन के बाहर से कॉल करना चाहता हूं, तो बाय डिफॉल्ट तो ये अलाउड नहीं होगा। क्या कोई तरीका जिसके थ्रू हम इस ऐप फंक्शन को फन फंक्शन के बाहर से एक्सेस कर लें? आंसर इज यस, तरीका है। सर क्या रिटर्न तरीका करा है? देखते हैं। मैंने क्या करा, फन फंक्शन से का रिटर्न स्टेटमेंट लिखी है। अब रिटर्न के आगे मैंने अभी जस्ट सीखा है 10 मिनट पहले कि मैं एक फंक्शन का नाम भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो मैंने रिटर्न एफ कर दिया, मैंने कॉल नहीं करा, ध्यान रखना मैंने एफ लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि फन फंक्शन जो भी कॉल करेगा, जो फन फंक्शन है जो भी कॉल करेगा उसको क्या मिलेगा, उसको एफ फंक्शन वापस मिलेगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेट अस सपोज एक्स वेरिएबल में। तो यहाँ पर जो एक्स वेरिएबल है वो एफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नेस्टेड फंक्शन था फन का। अब पाइथन को मजबूरी में इसको जब डिस्ट्रॉय करना होता था, अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको रिटर्न किया जा चुका और इसको कौन रेफर करने लगा, एक्स रेफर करने लगा है। अब सोचिए अगर मैं यहां से एक्स को कॉल कर दूं तो ये किसको कॉल करेगा, एक्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फन फंक्शन से रिटर्न हुए फंक्शन को। फन फंक्शन से कौन सा फंक्शन रिटर्न हुआ है, एफ। एफ कौन है, नेस्टेड फंक्शन। चाहे नेस्टेड फंक्शन है या कोई लाइब्रेरी फंक्शन है या आपका कोई और फंक्शन, फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं फिर से एक्स कॉल कर दूं तो ये हमारा नेस्टेड फंक्शन 2 बार कॉल हो जाएगा। फिर से करोगे तो फिर से कॉल हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सरप्राइजिंग और बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो जाता है कि एक तरफ तो आप कहते हैं नेस्टेड फंक्शन लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा और वो फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं हो सकता, ये डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आप रिटर्न स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट को जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि रिटर्न एक फंक्शन को भी रिटर्न कर सकता है, तो आप उस नेस्टेड फंक्शन को आउटर फंक्शन से बाहर निकाल सकते हैं। कैसे? रिटर्न करा के बाहर ले आएंगे। तो हमने इसको बाहर लेकर नहीं आए, इसका जो रेफरेंस है वो हमने इस फंक्शन के बाहर क्रिएट कर लिया, दैट इज एक्स।
अब मैं इस x को कॉल करूंगा तो इंडिपेंडेंटली नेस्टेड फंक्शन कॉल किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से नेस्टेड, ये इंटरव्यू के अंदर ना कभी कभी पूछ लिया जाता है कि क्या नेस्टेड फंक्शन को आउटर फंक्शन के अलावा बाहर से कॉल किया जा सकता है, तो आप बोलेंगे बाय डिफॉल्ट तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर हम रिटर्न करा दें नेस्टेड फंक्शन को आउटर से तो ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेस्टेड फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा पूरा हो जाता है। अब आता है क्लोजर। क्लोजर किसे कहते हैं? क्लोजर कह रहा है कि पहले नेस्टेड फंक्शन बनाइए। हमने कहा चलो बना लेते हैं, तो यही कोड कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने एक फंक्शन बनाया फन, और फन फंक्शन में मैंने एक आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू 10 है। तो आई एक लोकल वेरिएबल है, किसके लिए? फन नाम के फंक्शन के लिए। अब क्या नेस्टेड फंक्शन आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर सकता है? आंसर इज यस। नेस्टेड फंक्शन अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर सकता है। ठीक, अब यहां पर हमने क्या करा, रिटर्न कर दिया f और यहां लिख दिया x इक्वल टू फन। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया। इस स्टेटमेंट का मतलब है x वेरिएबल में फन फंक्शन से जो रिटर्न होकर आएगा वो असाइन हो गया, और फन फंक्शन इस बार नेस्टेड फंक्शन f को रिटर्न कर रहा है। तो x f नाम के नेस्टेड फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये एक लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल अभी तक हम यही जानते थे कि जैसे ही फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही वो मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन हमने क्या करा, इस लोकल वेरिएबल को नेस्टेड फंक्शन में यूज किया हुआ है और नेस्टेड फंक्शन को बाहर लेकर आ गए। तो अब अगर मैं यहाँ पर x को कॉल करूंगा तो ये x कॉल इस नेस्टेड फंक्शन को कॉल करेगी, और यहाँ पर लिखाएगा दिस इज f। अब क्वेश्चन यही है कि क्या अभी भी ये नेस्टेड फंक्शन इस i का इस्तेमाल कर पा रहा होगा, क्योंकि ये जो हमारा वेरिएबल है ये तो हमारा खत्म हो जाना चाहिए, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमारा क्लोजर कॉन्सेप्ट कहलाता है। क्या? क्लोजर का मतलब होता है ऐसा नेस्टेड फंक्शन। तो क्लोजर एक फंक्शन होता है, अब चाहे उसके आगे फंक्शन वर्ड आप लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो चाहे तो आप इसे क्लोजर बोलो या क्लोजर फंक्शन बोलो, इसका मतलब होता है ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो अपने आउटर फंक्शन के वेरिएबल को यूज कर सकता है इवन आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स आउटर फंक्शन। क्या कहलाता है? क्लोजर फंक्शन कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर फन फंक्शन को डिलीट कर दो, तो क्या कर सकते हो? किसी भी वेरिएबल को या किसी भी फंक्शन को अगर पाइथन में मुझे अनरीचेबल करना है या उसको मेमोरी से डिलीट करवाना है तो कैसे कराते हो? आप बोलोगे सर पता नहीं कैसे होगा, लिस्ट में तो जानते हैं। अगर लिस्ट में कुछ एलिमेंट पड़े हैं और मुझसे कोई ये कह दे कि सर 0 इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट कर दो, तो मैं कर सकता हूं, कई तरीके से कर सकता हूं। पहला l.pop और उसमें पास कर दिया इंडेक्स। दूसरा हम लिख सकते हैं del कीवर्ड और लिस्ट ऑफ 0, ये लो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट के किसी इंडेक्स का एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। अब ये जो del आपका ऑपरेटर होता है, del ऑपरेटर यूनिवर्सल ऑपरेटर है पाइथन में किसी भी पाइथन कॉन्सेप्ट को डिलीट करने के लिए। तो del के आगे आप लिस्ट लिख सकते हैं, लिस्ट का कोई एक एलिमेंट लिख सकते हैं, आप एक ऑर्डिनरी वेरिएबल इंटीजर फ्लोट स्ट्रिंग लिख सकते हैं, और आप इसके आगे एक फंक्शन का नाम भी लिख सकते हैं। तो अगर आप del ऑपरेटर का यूज करते हैं तो del ऑपरेटर के आगे आपने लिख दिया फन। इसका मतलब आप क्या करने जा रहे हैं, जो फन नाम का फंक्शन था इस फन फंक्शन को डिलीट करने जा रहे हैं, और ये डिलीट हो गया। कैसे साबित करोगे? कॉल करके देखो फन फंक्शन को। अभी कॉल हो रहा था और कॉल होने पर ये हमारा एक्स में कुछ लाकर दे रहा था। अब क्या बोलेगा फन को जब कॉल करोगे तो ये बोलेगा फन तो है ही नहीं, खत्म हो गया, वो है ही नहीं हमारे पास, एरर, फन है ही नहीं। तो मैंने क्या करा, इस आउटर फंक्शन को डिलीट कर दिया। अब आउटर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल था, ये लोकल वेरिएबल नेस्टेड फंक्शन में यूज हो रहा था और वो नेस्टेड फंक्शन में बाहर लेकर आ गया था पहले ही डिलीट करने से पहले। अब ये बताओ कि ये तो नहीं चलेगा, क्या x अभी भी चलेगा? क्योंकि जो नेस्टेड फंक्शन है वो x में आ चुका है।
क्या ये अभी भी चलेगा? आंसर इज यस, ये अभी भी चलेगा। तो ऐसा नेस्टेड फंक्शन जो आउटर फंक्शन के वेरिएबल का यूज कर सकता है इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स आउटर फंक्शन और डेस्ट्रॉइंग इट्स आउटर फंक्शन, क्या कहलाता है? हमारा क्लोजर फंक्शन। तो हम क्या बोलेंगे यहां पर, मेरे प्रोग्राम में जो एफ है वो एक क्लोजर है या क्लोजर फंक्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मैं पहले आपको ये सिखाता हूं, उसके बाद फिर आपको डेकोरेटर फिर लैम्डा की बात करूंगा। अब अगर आपसे पाइथन में ये कहा जाए कि हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, तो आप हाइट नहीं, हाई HIGH, हाई ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे हर वो फंक्शन, चाहे वो मैंने बनाया हो या पाइथन की लाइब्रेरी में हो, हर वो फंक्शन जो एक दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे या किसी फंक्शन को अपनी बॉडी के अंदर से रिटर्न करे, ऐसे फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन है ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है, क्योंकि x में क्या आ रहा है? एक फंक्शन आ रहा है प्रिंट नाम से। ये भी कौन है? एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। क्यों? क्योंकि क्या रिटर्न कर रहा है? इनपुट नाम का फंक्शन रिटर्न कर रहा है। फिर सुन लीजिए, हर वो फंक्शन जो एक फंक्शन को एज आर्गुमेंट एक्सेप्ट करे या किसी फंक्शन को रिटर्न करे, उस फंक्शन को हाई ऑर्डर फंक्शन के नाम से जाना जाता है। तो जितने अब तक मैंने आपको कोड पढ़ाया वो लगभग हर फंक्शन एक हाई ऑर्डर फंक्शन की तरह ही काम करने लगा। ठीक है, अब हम इसको ज्यादा फोकस कब करते हैं? जब हम पाइथन के कुछ रेडीमेड हाई ऑर्डर फंक्शन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, और उनमें से बड़ा फेमस फंक्शन है मैप और दूसरा है जिसका नाम है फिल्टर। ये दोनों पाइथन की लाइब्रेरी के हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं। और अगर ये हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन या तो आर्गुमेंट में एक फंक्शन मांगेंगे या ये हमें क्या वापस करते होंगे? किसी फंक्शन को वापस करते होंगे। तो हमें पढ़ना होगा, सीखना होगा। तो ये दोनों इंटरव्यू के टाइम पर काफी, हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में इनका काफी यूज होता है। तो इंटरव्यू के अंदर ऐसा नहीं पूछते मैप क्या होता है, इंटरव्यू में पूछते हैं हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं। कुछ एग्जांपल देकर बताइए। तो आपको बताना है डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई और एग्जांपल में मैप और फिल्टर। ये अभी तक जो पाइथन पढ़ी है उसके हमारे हाई ऑर्डर फंक्शंस हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे नमपाई, पांडास, एमएल वगैरह और बहुत सारे हाई ऑर्डर फंक्शन हमारे पाइथन की कोडिंग में ऐड होते चले जाएंगे। अब समझते हैं कि क्या ये करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि मेरे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ हमारी एलिमेंट्स रखे हैं लाइक 1 2 3 4 5। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ये ले लिया। अब आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर किया जाए और एक नई लिस्ट में उन सब को रख दिया जाए। तो आप एक नई लिस्ट चाहते हैं जिसमें 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, 16 होना चाहिए और 25 होना चाहिए। तो इस काम को आप कैसे करेंगे? तो आपने कहा तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैंने एक L2 नाम की लिस्ट बनाई, एम्प्टी कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा फॉर i in L। ठीक है, इससे क्या होगा? इस लिस्ट का एक एक एलिमेंट i में आता चला जाएगा। फिर क्या करोगे? हमने कहा फिर i की गुणा i से कर देंगे, इससे स्क्वायर बन गया।
अब जो स्क्वायर बना उसको कहाँ जाकर ऐड कर दो, L2 में जाके उसको अपेंड कर दो। तो मैंने L2 डॉट अपेंड और यहाँ लिख दिया L डॉट L। अब इससे क्या होगा, हमने कहा जब लूप दूसरी बार चलेगा लिस्ट के लिए तो 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 4 और अपेंड हो गया L2 के अंदर। तो जब ये लूप खत्म होगा और L2 प्रिंट कराओगे तो जो आप चाह रहे थे वो हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये काम बड़ी आसानी से यहाँ पर कर पा रहे हैं। क्या करा आपने, हमने लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इस लिस्ट के हर एलिमेंट का क्यूब करना है। तो सर ये भी हो जाएगा, बस यहाँ पर क्या करना है, एक लूप लगाएंगे और एक लिस्ट और बनाएंगे, मान लीजिए L3 नाम की लिस्ट बना दी, L3 डॉट अपेंड और ये हो गया क्यूब। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमारे पास इस काम को जो हम कर रहे हैं, हम डायरेक्ट I इंटू आई कर रहे हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि स्क्वायर करने के लिए आप एक फंक्शन बना दीजिए, क्योंकि अभी तो ये बहुत छोटा काम है। स्क्वायर का मतलब होता है I इंटू आई। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लिस्ट में जितने भी नंबर हैं हर नंबर का फैक्टोरियल निकालिए, तो अब फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या मल्टीप्लाई इतने से काम हो जाएगा? नहीं, आपको एक प्रॉपर 4 से 6 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके आप आई में जो आएगा उसका फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर उस रिजल्ट को अपेंड करेंगे, है ना? ऐसा कुछ करना होगा। तो आप क्या करने जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपने जो किया है वो सही है, बट एक काम करिए, इस कोड को एक फंक्शन के साथ लिख दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, इस कोड को फंक्शन के साथ लिख देते हैं। तो मैंने क्या करा, अपने प्रोग्राम में 2 फंक्शन बनाए, एक स्क्वायर नाम से बनाया और ये एक आपसे नंबर मांगेगा एज आर्गुमेंट, और जो आप इसे देंगे ये उसका स्क्वायर करके वापस कर देगा। एक फंक्शन आपने और बनाया जिसका नाम आपने क्यूब कर दिया, और ये आपसे एक नंबर मांग रहा है और ये उसका क्यूब करके वापस कर देगा। अब यही कोड आप दोबारा लिखिए। तब आप ये कोड दोबारा कैसे लिखोगे, हमने कहा इसको कॉपी करो, यहां लिख दो, और जहां पर आप L2 डॉट अपेंड आई इंटू आई कर रहे थे ये मत करिए। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन कॉल करेंगे और स्क्वायर के अंदर आई पास कर देंगे, और ये जो आई है ये पहुंच, हाँ बोलिए। एक बात पूछनी थी कि जो ये सिर्फ 5 तक के उसको क्यों कर रहा है, कि हमने 5 तक दिया आपने? हाँ, लिस्ट में 5 तक रखा है ना। ठीक है ठीक है। ठीक, तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर फंक्शन कॉल किया और आई में जो वैल्यू आएगी वो x में चली गई, और वहां से जो रिटर्न होकर आया वो यहाँ पर रिजल्ट आया, वो अपेंड हो गया, सेम रिजल्ट आ रहा है। यही काम मैं क्यूब के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक, अब पाइथन के अंदर ये जो मैप नाम का हाई ऑर्डर फंक्शन है इसको यूज करने का समय आ गया। तो मैप नाम का हाई ऑर्डर फंक्शन क्या कह रहा है कि ये जो आप अपनी तरफ से कर रहे हो ये आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मुझे इस्तेमाल करो, मुझे कॉल करो, मुझे 2 चीजें पास करनी है। सेकंड, आप मुझे कोई भी एक सीक्वेंस पास कर सकते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, रेंज फंक्शन से जो बनी सीक्वेंस है वो। तो मैंने अभी लिस्ट पास कर दी। तो ये जो मैप फंक्शन है वो हमसे सेकंड आर्गुमेंट में कोई भी एक सीक्वेंस मांगेगा, मैंने लिस्ट पास कर दी जो मेरे पास अभी L थी। अब मैप फंक्शन फर्स्ट आर्गुमेंट में आपको एक और फंक्शन देने की बात कर रहा है कि एक फंक्शन आप यहां पर पास करिए। मैंने अपना वाला फंक्शन पास कर दिया जिसका नाम है SQ। ध्यान रखना है, मैप एक हाई ऑर्डर फंक्शन है और ये हाई ऑर्डर फंक्शन में 2 आर्गुमेंट पास होते हैं। सेकंड आर्गुमेंट आपका कोई भी एक सीक्वेंस हो सकता है, फर्स्ट आर्गुमेंट आपका एक फंक्शन रेफरेंस होगा जो
सिंगल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर आप जो फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, मेक श्योर कि वो एक आर्गुमेंट वाला फंक्शन हो, उसमें एक ही आर्गुमेंट होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, एक आर्गुमेंट का ही होना चाहिए। रूल है मैप फंक्शन के लिए। अब ये मैप फंक्शन क्या करेगा, अपने अंदर एक लूप चलाएगा, जैसे मैं चला रहा था ना, ऐसे ही मैप फंक्शन के अंदर ऑलरेडी लूप चला दिया गया है। और वो लूप मैं किसके चला रहा था, इस लिस्ट के लिए। तो मैप फंक्शन किस लिस्ट पे लूप चलाएगा, इस वाली लिस्ट पे लूप चलाएगा। और इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट को जब बाहर निकालेगा तो उस एक एलिमेंट पर इस फंक्शन को कॉल करेगा। यानी कि मैप फंक्शन इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन में जो मैंने आपसे कहा था एक आर्गुमेंट होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो लिस्ट का एलिमेंट है वही एज आर्गुमेंट इस फंक्शन में पास किया जाएगा। अब स्क्वायर फंक्शन कॉल हुआ, स्क्वायर फंक्शन के अंदर से ये जो लिस्ट का एलिमेंट था यहाँ पर 1 आया, 1 into 1 वापस हुआ। वापस कैसे हुआ, ये वापस होगा मैप के लिए, हमें नहीं मिलेगा। तो मैप को लिस्ट के पहले एलिमेंट का रिजल्ट मिल गया। फिर स्क्वायर कॉल हुआ, किस पे कॉल हुआ, इस लिस्ट के सेकंड एलिमेंट पर, और जो रिजल्ट था फिर मैप को मिल गया। तो इस तरह से मैप के पास इस लिस्ट के हर एलिमेंट को स्क्वायर फंक्शन पे कॉल करने का जो रिजल्ट है वो मैप के पास आ गया, और वो रिजल्ट एक बफर में रखकर मैप ने हमें वापस कर दिया। तो अगर मैं इस m को प्रिंट कराऊंगा तो जो मैप बफर है उसका एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो ये जो मैप बफर है, मैप ऑब्जेक्ट है, वो मेमोरी में कहाँ बना था वो प्रिंट हो गया। और इस मैप के अंदर क्या रखा होगा, वो सारे रिजल्ट हमारे रखे होंगे जो इंटरनली मैप ने स्क्वायर फंक्शन को कॉल करने से कलेक्ट किए हैं। तो सर अगर मैं उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करना चाहूं तो आप क्या करेंगे, इस मैप को लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट कर दें। तो जिस काम को आप 1 2 3 4 लाइन से कर रहे थे वो काम 2 लाइन में हो गया। तो मैप फंक्शन एक हाई ऑर्डर फंक्शन है जो लिस्ट के किसी भी हर एलिमेंट के लिए, लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए कोई एक ऑपरेशन करेगा, और वो ऑपरेशन किस फंक्शन से किया जाएगा वो आपको बताएंगे कि इस फंक्शन से वो ऑपरेशन किया जाएगा। अब इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए ये हमारा फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा। अब इसी काम को अगर मैं ऐसे करूं, यहां पर जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, क्यूब नाम का फंक्शन पास कर देता हूं। तो मैप क्या करेगा, इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल करेगा, जो रिजल्ट आएगा उसे बफर में रखेगा, वो बफर मुझे वापस करेगा और मैं उसे लिस्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। चलिए, तो इस तरह से ये हमारा मैप फंक्शन ये काम करता है। अब देखते हैं आप इस चीज को ऑब्जर्व करके कैसे सीखते हैं।
बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा, इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? 2 4 6। तो ये क्या करेगा कॉन्सेप्चुअली, मैप फंक्शन लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए लेन फंक्शन कॉल करेगा और जो रिजल्ट आएगा हर कॉल का वो बफर में रख लेगा, वो मुझे वापस मिल गया, मैंने उसको लिस्ट में कन्वर्ट करके प्रिंट करा दिया। तो अब आप ये सोचें कि सर लिस्ट में ही कन्वर्ट करना जरूरी है, हमने कहा नहीं जरूरी, ऐसा नहीं है। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप लिस्ट की जगह टपल, सेट, इनमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैप के रिजल्ट को आप टपल में भी रख सकते हैं, आप मैप के रिजल्ट को सेट में भी रख सकते हैं, बट सेट तो अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए मैंने यहाँ पर विराट लिख दिया, अब इसका आउटपुट आएगा 1 2 3 4 5 और 5 का ऑलरेडी है, तो सेट में आप रख रहे हो तो सेट में डुप्लीकेट तो होगा नहीं, सब गलत हो गया ये। तो जनरली हम लोग मैप के रिजल्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करना पसंद करते हैं। करने को तो आप सेट में कर दो, टपल में कर दो, किसी में कर दो, लेकिन इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आप बोले सर चलो दोनों में कर देते हैं, लिस्ट में भी कर देते हैं और टपल में कर देते हैं, तो ये नहीं होगा। एक बार जो मैप का बफर है वो किसी एक में कन्वर्ट हो गया तो वो एम्प्टी हो जाता है, अब वो आगे वाले में कन्वर्ट होगा तो वो एम्प्टी दिखाएगा। तो किसी एक में ही कन्वर्ट कर सकते हो, तो ज्यादा बार ऑप्शन अच्छा रहता है कि लिस्ट में आप कन्वर्ट कर दीजिए। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। अब मैं और इस लाइन को शॉर्ट में लिखने जा रहा हूं। मैंने सीधा प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर लिस्ट कन्वर्ट करा और यहाँ पर सीधा मैप फंक्शन कॉल करा। मतलब मैप फंक्शन से जो रिजल्ट आ रहा है आप एक वेरिएबल में रख रहे हो, फिर उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैंने क्या करा, वेरिएबल में ना कन्वर्ट करके सीधा लिस्ट के अंदर मैप ही पास कर दिया और फिर जो प्रिंट कर रहे तो कर ही रहा हूँ। अब इस मैप के अंदर यहाँ पर मैंने क्या लिखा, अपर, और अब देखो यहाँ पर जो आप लिखते हो जरूरी है वो लिस्ट हो, टपल भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर टपल लिख दिया और बाकी सब ऐसे ही कर दो। कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्रैक्टिस भी होगी। तो क्या आउटपुट आना चाहिए, सीधा जो भी आएगा मैंने सीधा प्रिंट करा दिया, कहीं कोई वेरिएबल का यूज नहीं करा। क्या आउटपुट आएगा? पहला वर्ड कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें सीखना है कि मैप में पहला आर्गुमेंट एक फंक्शन होता है तो फंक्शन का नाम पास करते हैं। अगर वो एक मेथड होता है तो वो मेथड किस टाइप का है उस टाइप के साथ नाम पास करेंगे, ये एरर आ जाएगी, क्योंकि अपर इज नॉट ए फंक्शन। अपर एक मेथड है किसका, स्ट्रिंग का। आप लिखेंगे str.upper, ठीक है। तो मैप में फर्स्ट आर्गुमेंट कोई भी एक फंक्शन या कोई एक मेथड हो सकता है। अगर वो मेथड होगा तो इस तरह से आप यहाँ पर यूज करेंगे, अगर वो फंक्शन है डायरेक्टली आप यहाँ पास कर सकते हैं। तो ये हमारा मैप फंक्शन इस तरह से यूज होता है। तो फर्स्ट आर्गुमेंट आपका अपना फंक्शन हो सकता है, कोई भी लाइब्रेरी का फंक्शन हो सकता है, वो आपको डिसाइड करना है। तो मैप का काम है, अब देखो इसका नाम मैप क्यों पड़ा, मैप करना, हर एलिमेंट को इस फंक्शन के लिए मैप करना। किसके? यहाँ पर जो आपने सीक्वेंस लिखी है इस सीक्वेंस के हर एलिमेंट के लिए मैप करना, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम यहाँ पर मैप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। अब बात आती है दूसरा हाई ऑर्डर फंक्शन, और जो दूसरा हाई ऑर्डर फंक्शन है उसका नाम है फिल्टर। फिल्टर फंक्शन क्या कहते हैं? दूसरा आर्गुमेंट टपल और लिस्ट यही हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है? कोई भी सीक्वेंस, टपल, लिस्ट, सेट, रेंज फंक्शन, एक स्ट्रिंग अपने आप में, ये भी हो सकता है। ओके सर। अब दूसरा फंक्शन है फिल्टर। फिल्टर फंक्शन क्या कह रहा है, मुझे भी दो आर्गुमेंट चाहिए। सेकंड आर्गुमेंट कोई भी सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, सेट, कुछ भी। हमने कहा चलो लिस्ट से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख दिया। अब पहला फंक्शन जो आप यहाँ पास करते हैं, जो भी आप पास कर रहे हैं, वो फंक्शन एक आर्गुमेंट रिसीव करना चाहिए और एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। फिर सुनिए, फिल्टर फंक्शन में जो पहला आर्गुमेंट है वो एक फंक्शन है, लेकिन उस फंक्शन के साथ दो चीजें होनी चाहिए। पहला, वो सिंगल आर्गुमेंट का फंक्शन होना चाहिए। दूसरा, वो आर्गुमेंट सिंगल के साथ साथ
फंक्शन रिटर्न करना चाहिए बूलियन वैल्यू के लिए। तो मैं पहले काम करता हूँ सिंपल करने के लिए, खुद का एक फंक्शन बनाता हूँ जिससे कि मैं इसको अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया और मान लो इसका नाम कर दिया चेक। क्या चेक करोगे? जो भी इसमें नंबर आएगा वो इवन है या नहीं ये हम चेक करेंगे। तो इफ x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 रिटर्न कर दिया ट्रू, एल्स रिटर्न कर दिया फॉल्स। अब ये जो फिल्टर फंक्शन है क्या कह रहा है, मुझे वो फंक्शन एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट पास करो जो एक आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता हो, सही है, और एक बूलियन वैल्यू को रिटर्न करता हो। तो हमने चेक को यहां पास कर दिया। अब इसका फ्लो समझिए क्या है। जब आप इस फिल्टर फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो इस लिस्ट के हर एलिमेंट के लिए ये एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। पहला 1 के लिए एग्जीक्यूट करते हैं, तो 1 आ गया x में और उसके हिसाब से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। फिल्टर को मिला फॉल्स। अब फिल्टर अपने बफर में फॉल्स को स्टोर नहीं करेगा। लिस्ट में क्या होता, सॉरी मैप में क्या होता था, जो भी हमारा इस फंक्शन से रिटर्न होकर आया वही हमारा मैप के बफर में स्टोर हो जाता था। फिल्टर में ऐसा नहीं होता। फिर समझिए, चेक फंक्शन इस लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट के लिए कॉल हुआ और जो हमें दिख रहा है उसके हिसाब से इसके लिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब फिल्टर को वापस मिला फॉल्स। अब फिल्टर ये क्या करेगा, अपना जो बफर बनाएगा उस बफर में इस लिस्ट के उन एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करेगा जिनका जो रिजल्ट आ रहा है वो नहीं रखता। इस लिस्ट के ही एलिमेंट्स रखेगा, लेकिन वो कौन से एलिमेंट होंगे जिसके लिए इस फंक्शन ने ट्रू वापस किया है। तो 1 के लिए इस फंक्शन ने फॉल्स वापस किया है, तो फिल्टर का जो इंटरनल बफर बन रहा होगा उसमें 1 नहीं आएगा। अब चेक फंक्शन इसके लिए चला और इसके हिसाब से यहां पर ट्रू हो जाएगा और ये ट्रू वापस करेगा। अब फिल्टर को मिला ट्रू, किसके लिए? 2 के लिए। तो फिल्टर ने क्या करा, इस 2 को यहां से कॉपी करा और अपने बफर में जगह दे दी। तो इस तरह से 4 आ गया, 6 आ गया। तो जो फिल्टर का बफर मिला उसमें इस लिस्ट के ही एलिमेंट को जैसा नाम वैसा काम छान कर रख दिया गया, फिल्टर करके रख दिया गया ऑन दिस बेसिस। क्या बेसिस है आपका? जो आपने बताया चेक फंक्शन से। ठीक है, अब इस बफर को प्रिंट कराएंगे तो ये अपना एड्रेस प्रिंट करेगा। तो मैं इसको लिस्ट वगैरह में कन्वर्ट करके प्रिंट। मैप और फिल्टर फंक्शन का डिफरेंस इंटरव्यू के अंदर बहुत पूछा जाता है। पहला डिफरेंस, मैप जो भी हमारा आपकी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के एलिमेंट को फर्स्ट आर्गुमेंट में जो फंक्शन था उसके रिटर्न वैल्यू को होल्ड करता है, जबकि जो फिल्टर फंक्शन है वो हमारे आर्गुमेंटेड फंक्शन से जो रिटर्न वैल्यू आ रही है, आर्गुमेंटेड फंक्शन से जो रिटर्न वैल्यू आ रही है उसको होल्ड नहीं करता। उसके बेस पर जो एक्चुअल लिस्ट थी हमारी उसके एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करता है। जहां जहां से ट्रू आएगा उस एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर इस फंक्शन ने झूठ बोला तो फिल्टर फंक्शन को सच और झूठ नहीं पता, इसे अपनी वर्किंग से मतलब है। आप इसे यहां बोल दो फॉल्स और यहां बोल दो इसे ट्रू, तो इसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इवन किसे कहते हैं ऑड किसे कहते हैं। इसे मतलब है कि चेक फंक्शन ने कब ट्रू दिया, जिस एलिमेंट के लिए इसने ट्रू दिया उसको उठा लो बफर में रख दो 135। और अगर लिखने वाले ने दोनों जगह ट्रू लिख दिया तो इसको मतलब ही नहीं, ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो इसको दिखाएगा उसके अकॉर्डिंग फिल्टर काम करेगा। चेक क्या दिखा रहा है इस बार, कुछ भी दे दो सबको ट्रू दे रहा है, तो सबको उठा के बफर में रख लेगा अपने। तो जिसने ये फंक्शन बनाया उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसमें सही चीजें लिखे, क्योंकि फिल्टर को सही गलत नहीं आता, उसे अपने कॉन्सेप्ट को पता है कि इस फंक्शन से जब भी ट्रू आएगा तो किस एलिमेंट के लिए ट्रू आया है उसको उठाकर अपने बफर में रख देना। ठीक है, तो आप इसको सही बनाकर चलें। अब
दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये कि फिल्टर फंक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो है कि आर्गुमेंटेड फंक्शन होना चाहिए, फर्स्ट आर्गुमेंट जो आ रहा है, और वो रिटर्न करना चाहिए ट्रू फॉल्स। मान लीजिए रिटर्न ट्रू फॉल्स ना करके वर्ड इसने पैड में रिटर्न लिख और कर लीजिए, दिया तो वर्ड पैड पे लिख लीजिए, क्योंकि कहीं पर भूल जाते हैं ना, ऐसे लिखे हुए रहेंगे ना, एक बार इमेज भेज देना वर्ड पैड पे लिख के, तो सही रहता है उससे। तो यहाँ पर अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पर अगर रिटर्न के साथ ट्रू फॉल्स नहीं लिखा और यहाँ पर मैंने रिटर्न के बाद लिख दिया हाय और यहाँ लिख दिया बाय, फिर क्या होगा? तो अब ये तो जो फिल्टर फंक्शन है एरर आएगा। एरर आनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है कि ये ट्रू फॉल्स देगा, तभी तो यहाँ से फिल्टर करेंगे, तभी तो छानना कुछ होगा हमारा। तो हम जानते हैं, शुरू में पढ़ाया था मैंने आपको इफ एल्स के साथ, कि पाइथन में जब भी बूलियन की जरूरत पड़ती है, बूलियन की जरूरत जब भी पड़ती है तो उसके लिए ट्रू फॉल्स स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर आपको कोई ट्रू फॉल्स ना देकर अदर वैल्यूज दे रहा है तो पाइथन में एरर नहीं आती, और अदर वैल्यूज को ट्रू फॉल्स की तरह इंटरप्रेट किया जाता है कब? 0, 0.0, नन, एम्प्टी स्ट्रिंग, इन सब को माना जाता है फॉल्स। सर तो ये दोनों वैल्यूज ट्रू कंसीडर करेगा, और बाकी सारी वैल्यू क्या मानी जाती हैं? अदर वैल्यूज ट्रू। तो उसके हिसाब से ये दोनों ट्रू माने जाएंगे, और अगर ट्रू माने जाएंगे तो सब के सब फिल्टर में आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूं तो वो ट्रू फॉल्स इंटरप्रेट किया जाएगा, बट ध्यान रखना है कि वो किस तरह से ट्रू फॉल्स हमारा इंटरप्रेट किया जा रहा है। इन बेस पर 0, 0.0, नन और एम्प्टी स्ट्रिंग हमारा क्या होता है? फॉल्स। अदर वैल्यूज हमारा ट्रू को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारा हो जाता है फिल्टर फंक्शन और आपका मैप फंक्शन। ठीक, अब आगे चलते हैं। और अब हमसे ये कहा गया कि ये जो मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन एज आर्गुमेंट जिस फंक्शन को लेते हैं, इस फंक्शन का इस्तेमाल क्या फिल्टर और मैप के अलावा कोई और भी कर सकता है? हमने कहा क्यों नहीं कर सकता, ये आपने चेक फंक्शन बनाया है तो आप इसे अलग से कॉल कर लो, मना थोड़ी है कोई। ये लो, आप किसी नंबर को इंडिपेंडेंटली चेक कर लो, बताओ 23 क्या है, तो 23 का बाय बता रहा है, क्योंकि यहाँ से जो वापस आएगा उसका अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा। तो कई बार मेरी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो मैप और फिल्टर फंक्शन है, ये जिस फंक्शन को एज फर्स्ट आर्गुमेंट आपसे मांग रहे हैं, मैं उस फंक्शन को कहीं और यूज नहीं कराना चाहता। मैं चाहता हूं कि वो फंक्शन जो फर्स्ट आर्गुमेंट में गया है वो सिर्फ और सिर्फ मैप के अंदर ही यूज हो, फिल्टर ही उसे यूज करे। अगर मैं उसे खुद कॉल करूं इंडिपेंडेंटली तो वो यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं इस फंक्शन का यूज फिल्टर के अलावा कहीं और नहीं करना चाहता तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अगर ये फंक्शन बनाया गया है फिर तो इसे कोई भी कॉल कर सकता है। बट मेरी रिक्वायरमेंट में ये भी गिवन है कि मुझे इसका इस्तेमाल इंडिपेंडेंटली नहीं करवाना है, लेकिन फिल्टर कहे तो करवा दो, मैप कहे तो करवा दो। कैसे होगा सर? किसी और फंक्शन के अंदर डाल के, किसी और फंक्शन के अंदर अगर डाल देंगे तो जो आउटर फंक्शन होगा वो जहां जहां यूज होगा वहां वही चला जाएगा। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। हम रियल लाइफ में, ये हमारी जो लाइफ है, हम लाइफ में जब से इस दुनिया में आए हैं बहुत सारे लोगों से मिले हैं, है ना? कुछ ऐसे लोगों से भी मिले हैं जिनको शायद अब हम जानते भी नहीं है, या जिनको हम मिलते हैं तो हमारा इंटरेस्ट ही नहीं होता उनके बारे में जानने में।
जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आप किसी बस से जा रहे हैं और वहां पर बस कंडक्टर है, तो जो बस कंडक्टर है वो एक इंसान है और आप उससे टिकट लेते हैं, यानी कि आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या आपने कभी इसका नाम पूछा कि भाई साहब आपका नाम क्या है? आप इसमें इंटरेस्टेड होते हैं? नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आप अच्छे इंसान नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम अच्छे इंसान हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि शायद इस इंसान से हम दोबारा ना मिलेंगे कभी। हम इसे एक बार आज की इस जर्नी के लिए यूज कर रहे हैं, उसके बाद पता नहीं ये बस कंडक्टर मुझे दोबारा कभी मेरी लाइफ में आएगा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन मैं इससे मिला, मैंने इसका एक बार यूज किया, ठीक, फिर आप आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए आप इस बार अपनी कार से जा रहे हैं और आप किसी पेट्रोल पंप पे जाकर डीजल पेट्रोल आप अपनी कार में लेते हैं। तो वो जो इंसान है जो ये काम कर रहा है, डीजल पेट्रोल डालने वाला, आपने उसके बारे में कभी डिटेल पूछी उससे? नहीं पूछी। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मैं इससे शायद दोबारा कभी मिलूंगा नहीं मिलूंगा, पता ही नहीं मैं इससे मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। ठीक है, यानी कि आपके लिए इस इंसान की पहचान क्या है? सेल्समैन की तरह, लेकिन इसकी एक्चुअल आइडेंटिटी आप नहीं जानते, होगी जरूर बट जानते नहीं है। ये जो बस कंडक्टर है ये आपके लिए बस कंडक्टर है, लेकिन इसकी एक्चुअल आइडेंटिटी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग में आते हैं तो हम फंक्शन को दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला, एक ऐसा फंक्शन जिसको कहीं से भी यूज किया जा सकता हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कहीं से भी यूज किया, एनीवेयर एनी टाइम आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक ऐसे फंक्शन भी होते हैं जो हमारा सिर्फ वन प्लेस पर यूज करने के लिए बनाए जाते हैं, एक ही जगह पर वो यूज होंगे, उसके अलावा वो कहीं और यूज हमारे नहीं होंगे। ऐसे फंक्शन जो हमारा एक ही जगह पर यूज होंगे, है ना, उनको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जितने फंक्शन हमने बनाए थे पाइथन में, वो फंक्शन थे जिनको आप कहीं पर भी उनका नाम यूज करो और उन्हें इस्तेमाल कर लो, है ना। अब हम ऐसे फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिनका इस्तेमाल एक ही जगह पर होगा, उसके बाद वो अब नहीं है आपके पास, अब आप उनको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे फंक्शन जिनको हम कहीं पर भी कितनी बार भी इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें बोलते हैं नेम्ड फंक्शन, नेम्ड फंक्शन। और वो फंक्शन जिनको हम एक जगह पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, दोबारा हम इनको यूज नहीं करेंगे, उन्हें क्या बोलते हैं यहाँ पर? एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस, एनोनिमस की हिंदी होती है जिसकी पहचान ना हो। बस कंडक्टर, बस कंडक्टर आपके लिए उसका आपका कोई आइडेंटिटी नहीं है ना। सेल्समैन को सेल्समैन है, लेकिन उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आप उसको शायद लाइफ में दोबारा पता नहीं मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो तरह के फंक्शंस का कॉन्सेप्ट रखा गया। पहला है नेम्ड फंक्शंस, दूसरा है एनोनिमस फंक्शंस। नेम्ड फंक्शंस वो होते हैं जिनका नाम होता है, चेक, नाम है फंक्शन का चेक। अगर आपने फंक्शन का नाम दे दिया फिर तो इसे कोई रोक नहीं सकता कहीं से भी कॉल करने से, ये तो कॉल होगा ही होगा, कहीं से भी कॉल हो सकता है अकॉर्डिंग टू स्कोप, अगर ये एक्सेसिबल है तो। अगर मैं इसका यहां से नाम हटा लूं तो अब इसे कॉल कैसे करोगे? इसे चला ही नहीं पाओगे फिर आप। तो अगर किसी फंक्शन से उसका नाम हटा लिया जाए तो फिर आप उसे चलाओगे कैसे? क्योंकि चलाने के लिए उसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल क्या करते हो? फंक्शन का नाम, अब नाम है ही नहीं हमारे पास। तो ऐसा फंक्शन जिसका नाम ना दिया जाए, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन के नाम से पाइथन जानते हैं। एनोनिमस फंक्शन का यूसेज क्या है? वन प्लेस पर यूज होना एनोनिमस फंक्शन का पर्पस होता है। नेम्ड फंक्शन का पर्पस क्या होता है? आपने एक बार बनाया और जहां चाहें, जितनी बार चाहें उतनी बार आप उन्हें यूज कर सकते हैं। नेम्ड फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है। डेफ कीवर्ड आज तक यही करते आ रहे, डेफ कीवर्ड का यूज करते आ रहे। एनोनिमस फंक्शन को बनाने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है उसका नाम है लैम्बडा।
लैम्डा कीवर्ड। तो बहुत से ऑथर एनोनिमस फंक्शन को लैम्डा फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में कॉन्सेप्ट का नाम है एनोनिमस फंक्शन, और इसको बनाने के लिए जो कीवर्ड यूज होता है उस कीवर्ड का नाम है लैम्डा। उसी तरह से जिस तरह से नेम्ड फंक्शन को बनाने के लिए डेफ कीवर्ड होता है, एनोनिमस फंक्शन बनाने के लिए लैम्डा कीवर्ड यूज होता है। तो एनोनिमस वर्ड का मतलब क्लियर होना चाहिए, वो जिसकी पहचान ना बताई गई हो। रियल लाइफ में ये कोई एक टेम्पल है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आया और उसने 10 किलो का सोने का एक मुकुट चढ़ा दिया किसी यहाँ पर। तो अब ये बताओ, ये इंसान अपना नाम बता के जाएगा कि मैं ये हूँ? इनकम टैक्स वाले इसको पकड़ नहीं लेंगे कि 10 किलो सोने का मुकुट तुम चढ़ा रहे, तुम पे इतना पैसा आया कहाँ से, दिखाओ अपनी ITR वगैरह। एक इंसान है, इसने किसी पार्टी को 10 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया। अब ये अपनी बात बताएगा कि मैं कौन हूँ, अपनी पहचान बताएगा ये मैं कौन हूँ? जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब इसके पीछे पड़ जाएंगी कि तुमने इस पार्टी को 10 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, इसका मतलब कल को इलेक्शन जीत जाएगी तो आप इसका काम करोगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? एनोनिमस। तो एक इंसान किसी टेम्पल में जाके 10 किलो का मुकुट चढ़ाकर आ गया, किसके थ्रू? एनोनिमस। किसने दिया डोनेशन? एनोनिमस। पहचान जिसकी ना बताई जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एनोनिमस कहते हैं। इसी तरह से एनोनिमस फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसकी हम पहचान बताने में इंटरेस्टेड नहीं है, उसका नाम देने में इंटरेस्टेड नहीं है, एनोनिमस फंक्शन। अब कहानी बहुत हो गई, सिंटैक्स क्या है, कैसे बनाए इस फंक्शन के लिए। लैम्डा कीवर्ड लिखेंगे। लैम्डा कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम है ही नहीं, होता ही नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो मैच करते चलते हैं। डेफ कीवर्ड लिखते थे, तो मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ जिससे कि बहुत तेजी समझ में आएगा आपको और आसानी से समझ में आएगा। डेफ कीवर्ड, डेफ कीवर्ड मैं एक ऐसे फंक्शन को बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ जो 2 नंबर का सम करेगा। तो मैंने नाम कर दिया ऐड, उसके बाद 2 नंबर एज आर्गुमेंट आएंगे x y। लैम्डा कीवर्ड से कहा आप बनाओ बिना नाम का फंक्शन, डेफ की जगह लैम्डा आ गया। नाम ऐड देना नहीं है, आर्गुमेंट बिना पैरेंथेसिस के देंगे x, y। अब नेम्ड फंक्शन का जो बॉडी दिया जाता है वो इंडेंटेड ब्लॉक से दिया जाता है, ऐसे करके। अब आप इसमें जितने चाहें उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन जब लैम्डा फंक्शन की बॉडी दी जाती है तो इन लाइन, एक नया वर्ड बोला मैंने, इन लाइन डेफिनेशन दी जाती है, इन लाइन बॉडी दी जाती है। इसका मतलब होता है कि जिस लाइन पर हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन लिखा जा रहा है उसी के आगे कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर आप अपना कोई भी एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, जो भी लिखना है आप यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन लिखेंगे। क्या लिख दिया मैंने? मान लो x प्लस वाई, और ये जो x प्लस वाई है, अब अगर मैं यहाँ से इसको रिटर्न करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैंने कर दिया z इक्वल टू एक्स प्लस वाई और यहाँ लिख दिया रिटर्न z, तो यहाँ पर लैम्डा फंक्शन की डेफिनेशन में एक ही स्टेटमेंट अलाउड है। तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे कि पहले रिजल्ट को एक वेरिएबल में रख लेते हैं फिर रिटर्न कराएंगे, नहीं, क्योंकि आप लैम्डा फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एक से ज्यादा आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीधा लिखेंगे x प्लस वाई, रिटर्न कीवर्ड आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लैम्डा फंक्शन में जो एक्सप्रेशन आप लिखते हैं उसका रिजल्ट रिटर्न किया जाता है। तो ये जो रिजल्ट है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिटर्न आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसका यूज करना चाहूं तो कैसे करूंगा? हमने कहा देखो, मैप को बुलाओ, मैप को ये लिस्ट पास कर दो, जो आपके पास अभी लिस्ट चल रही है एल नाम की, ये लिस्ट एक बार एल को प्रिंट करा के देखते हैं क्या है, ठीक है। तो सर एक ही बार में एक ही कंडीशन पास कर सकते हैं? नहीं, कंडीशन तो कितनी भी पास कर सकते हैं लेकिन एक्सप्रेशन एक ही लिखेंगे। चलो देखो, कॉम्प्रिहेंशन का यूज कर सकते हैं क्या एक्सप्रेशन में? हाँ सर, लैम्डा के आगे सर। चेक करना पड़ेगा, कभी ट्राई करा नहीं मैंने, अभी कर लेते हैं चेक। तो मैंने यहाँ मैप लिखा और मैप के आगे मैंने यहाँ पर लिखा
लैम्डा, एक आर्गुमेंट है x, और इस आर्गुमेंट के साथ आपको जो लॉजिक लगाना है एक लाइन में लगा दो। तो मैंने लिखा x मॉडुलस 2 इक्वल टू 0। तो अब ये एक्सप्रेशन क्या वापस करेगा, या तो ट्रू वापस करेगा या फॉल्स वापस करेगा। अगर x माई वैल्यू का 2 से रिमाइंडर डिवीजन 0 के इक्वल है तो ये ट्रू हो गया, अदरवाइज ये फॉल्स हो गया। तो ये लैम्डा फंक्शन बना जिसमें x आर्गुमेंट है एक, और ये उसका एक्सप्रेशन है, और जो एक्सप्रेशन है वो रिटर्न हो जाएगा। किसको रिटर्न हो जाएगा? लैम्डा कहाँ लिखा गया है? मैप फंक्शन के अंदर लिखा गया है। तो मैप फंक्शन इस लैम्डा फंक्शन को अपने अंदर से इस्तेमाल करेगा। तो प्रोग्रामर के लिए ये एनोनिमस फंक्शन हो गया, बट इंटरनली मैप फंक्शन जब बनाया गया होगा तो कहीं ना कहीं इस पूरे फंक्शन को किसी न किसी आर्गुमेंट में रिसीव करा गया होगा। जैसे मैं कर रहा था यहाँ पर, ये देखो, ये जो फंक्शन मैंने बनाए थे शुरू में, तो जैसे मैं इस प्रिंट को रिसीव कर रहा हूँ x नाम के आर्गुमेंट में फन फंक्शन बनाते समय, तो जिसने मैप फंक्शन बनाया होगा उसने यहां से जो फंक्शन जाता है उसको रिसीव करा होगा। तो लैम्डा फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है प्रोग्रामर के लिए, बट इंटरनली मैप उसे कहीं ना कहीं संभाल के तो रख ही रहा है, तभी तो वो इसको इस्तेमाल कर सकता है बार बार। अब यहां पर मैंने अपनी लिस्ट पास कर दी, इससे अब जो आएगा वो मैंने स्टोर कर लिया, और आप इसको प्रिंट कराकर लिस्ट में, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स आ रहा है। ठीक है, चाहिए मुझे लगाना है। और अगर वो स्क्वायर वाला कोड बनाना हो तो यहाँ पर ये ना लिखकर x इंटू एक्स, आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पर वो हमारा डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप अगर मैप यूज कर रहे हैं तो जो एक्सप्रेशन है वो एक ऑर्डनरी एक्सप्रेशन लिख दीजिए, और अगर ये फिल्टर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन हो वो ऐसा लिखिए जो एक कंडीशन ट्रू फॉल्स को रिप्रेजेंट करे। सर अगर इसमें दो लिस्ट हो और सर उसको दो लिस्ट को सर एक से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को, या फिर एक को ऐड कर रहे हैं सर दोनों को, तो सर कैसे करेंगे? नहीं, यहाँ पर मैप में जो सेकंड आर्गुमेंट वो एक ही लिस्ट हो सकती है, दो लिस्ट की बात नहीं हो रही है, लिस्ट एक ही होनी चाहिए यहाँ पर। अगर कोई केस में सर दो लिस्ट हो सर, अगर दो लिस्ट मेरे पास हैं और उसके बाद क्या करना है फिर आगे? तो या तो एक दूसरे को ऐड करिए या फिर एक दूसरे को सर इनटू करिए। तो यहाँ पर जो लिस्ट पास करेंगे उसके अंदर दोनों एलिमेंट नेस्टेड लिस्ट होने चाहिए, कुछ इस तरह से। देखो ऐसे और ऐसे, मान लो आपने यहाँ पर 1 2 3 कर दिया और ये 4 5 6, तो आप क्या कर सकते हैं? इस आउटर लिस्ट को यहाँ पास कर सकते हैं, बट ध्यान रखना जो भी आप यहाँ ऑपरेशन लिख रहे हैं वो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, इस लिस्ट के लिए होगा। ठीक है, फिर अगली बार इस लिस्ट के लिए होगा। तो ये पैरेलल तो नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है ना कि इससे ये होगा। तो इस काम को करने के लिए मैप और लैम्डा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इस काम को तो आप मैनुअल कोड लिखकर ही करेंगे। इसमें मैप आपका कोई इसमें हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि मैप क्या करता है, जो आप लिस्ट दोगे, अगर नेस्टेड लिस्ट भी दोगे तो इनको सीक्वेंशियली उठाएगा, पहले इसको उठाएगा उसके बाद इसको उठाएगा। ऐसा नहीं है कि इसका एक एलिमेंट उठाएगा और इसका एक एलिमेंट उठाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो ये तो मैनुअल कोड लिखकर हम कर पाएंगे, इसमें मैप और फिल्टर का यूज नहीं हो पाएगा। सर शायद हो जाता है सर, अगर आप ऊपर वाली लिस्ट को L1 करिए और फिर L2 में दूसरी लिस्ट लिख लिए, और सर ये लैम्डा एक्सप्रेशन के बाद L1 कॉमा लगा के L2 करिए और सर फिर रन करिए। बताओ पहले क्या करना है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। L1 इक्वल टू सर पहली लिस्ट हो गई, L2 इक्वल टू दूसरी लिस्ट हो गई। एक मिनट रुक जाओ। L1 इक्वल टू पहली लिस्ट हो गई 1 2 3, L2 इक्वल टू दूसरी लिस्ट हो गई 4 5 6। ठीक है, अब आगे बताओ क्या करना है। हेलो, हाँ बताइए क्या सर करना है? मैप एक्सप्रेशन मैप? लगा के सर मैप लगा दिया, यहाँ पर क्या लिखे आगे? सर लैम्डा वाली सर लाइन लिखिए। लैम्डा लिख दिया, इसमें आर्गुमेंट देना है कुछ? जी सर। क्या लिखना है बताओ? x कॉमा वाई, ठीक है, कॉलन x इंटू वाई, x इंटू वाई, इंटू वाई, कॉमा L1 इंटू कॉमा L1 और कॉमा L2, L1
कॉमा L2। सर क्लोज कर दो और सर ये मैप वाली लाइन सर किसी वेरिएबल में रख दीजिए L3 में और फिर उसको प्रिंट कर दीजिए L3 को। एक वेरिएबल में रख देते हैं L3 और यहाँ पर इसको मैंने प्रिंट करा है। लिस्ट में कन्वर्ट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये आ रहा है आपका 1 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 10 और 3 मल्टीप्लाई बाई 6। एक बार समझ लेते हैं इसको, ये कैसे आया हमारा। तो यहाँ पर आपने जो L1 L2 पास करे हैं ये तो एक टपल बनकर पास हो गए, क्योंकि जब भी आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यू पास करेंगे तो वो टपल बन जाएगी। तो अगर मैं इसको टपल बना भी दूं तो भी सेम आउटपुट आना चाहिए। एरर क्यों आ रही है? लैम्डा मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट y। ओके फाइन, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझते हैं, आपने अच्छा बताया ये। यहाँ पर जो मैप फंक्शन था, मैप फंक्शन यहाँ पर जो लैम्डा फंक्शन या जो भी फंक्शन आपसे आर्गुमेंट मांग रहा था, मैंने आपसे कहा था कि वो सिंगल आर्गुमेंट का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या पास करेंगे, कॉमा लगाकर अपनी एक लिस्ट पास करेंगे। तो ये जो फन फंक्शन है ये सिंगल आर्गुमेंट का होना चाहिए और यहाँ पर आप अपनी लिस्ट पास करेंगे। अब जो मैप फंक्शन का दूसरा यूज, कि अगर आप मैप फंक्शन में जो फंक्शन यहाँ पास कर रहे हैं वो फंक्शन अगर 2 आर्गुमेंट वाला है तो यहां पर आपको 2 सीक्वेंस पास करनी होंगी। पहली सीक्वेंस कोई भी लिस्ट हो सकती है या एक दूसरी सीक्वेंस कोई भी लिस्ट हो सकती है। तो जब आप इस तरह से मैप फंक्शन का यूज करते हैं जिसमें पहला आर्गुमेंट एक ऐसा फंक्शन पास करेंगे जिसमें 2 आर्गुमेंट हैं, तो फिर ये क्या करेगा, पैरेलल यानी कि इंटरनली जिप फंक्शन का यूज करेगा। जिप फंक्शन जो हमने पढ़ा था उस फंक्शन का इंटरनल ये यूज करता है और इन दोनों के पैरेलल एलिमेंट को फिर इन आर्गुमेंट पास करता है। तो इस लिस्ट का जो पहला एलिमेंट था वो x में आ गया और इस लिस्ट का दूसरा एलिमेंट हमारा y में आ गया। तो इसलिए आप ऐसा कर पा रहे हैं। तो इस तरह से मैप के मल्टीपल वर्जन आप निकाल सकते हैं। तीसरा वर्जन क्या निकाल सकते हैं, फंक्शन जिसमें 3 आर्गुमेंट है। सोचो अगर इसमें 3 आर्गुमेंट होंगे तो मुझे यहाँ पर कितने सीक्वेंस पास करने होंगे, 3 सीक्वेंस पास करने। तो इस तरह से आप ये n तक जा सकते सर ऐसे फिर फिल्टर में भी हो सकता है। हैं। ऐसा फिल्टर में भी हो सकता है फिर। हाँ फिल्टर, बिल्कुल ऐसा दोनों में हो सकता है। तो मैप जो डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ा और बाकी जो उन्होंने बताया वो हमारा ये पैरेलल इटरेशन का कॉन्सेप्ट है जो इंटरनली जिप के थ्रू इंप्लीमेंट किया गया होगा। बट ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पर लैम्डा में फंक्शन पास कर रहे हैं वो जितने आर्गुमेंट का फंक्शन है उतनी ही सीक्वेंस यहाँ पर हमें पास करनी है। अगर वो 1 आर्गुमेंट वाला है 1 सीक्वेंस, 2 आर्गुमेंट वाला है 2 सीक्वेंस, 3 वाला है 3 सीक्वेंस और फिर ये पैरेलली जिप फंक्शन का यूज करके उनके एलिमेंट को यहाँ पर पास करें। चलिए तो ये हमारा, हाँ बोलिए सर। जैसे L1 में अगर 5 एलिमेंट हो और L2 में 3 हो तो सर अगर जितने एलिमेंट मैच करेगा उतने ही सर वो करेगा, बाकी इग्नोर कर देगा तक चलेगा। मान लो L1 में हमारे और L2 में एलिमेंट है 3, तो इंटरनली जो मैप हमारा इनको इटरेट करेगा तो वो 3 बार इटरेट करेगा, 5 बार नहीं करेगा। करके देखते हैं कि उतना हमारा इटरेशन किया जाता है। तो ये 3 बार हमारा चला, बाकी को ये हमारा स्किप कर देगा। चलो तो ये हमारा भाई फिल्टर और मैप फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो हो जाता है। छोटा सा एक और आखिरी पॉइंट और आज की क्लास खत्म करते हैं। लैम्डा फंक्शन को क्या किसी वेरिएबल में रेफर कराया जा सकता है? क्योंकि अभी तक आपने सिखाया था, आज ही सिखाया आपने स्टार्टिंग में, कि आप किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल में रेफर करा सकते हैं। तो क्या लैम्डा फंक्शन को नहीं करा सकते? आंसर इज यस, करा सकते हैं। तो कैसे कराएंगे? लैम्डा x, y और छोटा सा एग्जांपल ले दिया x प्लस है।
तो अब इसको मैं एक वेरिएबल रख लूं, मान लो आई नाम के रख लो, मना छोड़िए, एरर क्यों आ रही है, कॉलन या कॉलन आई, ठीक है। तो अभी जो आई वेरिएबल है ये लैम्डा फंक्शन को मेमोरी में रेफर कर रहा है। तो ये मत कहना कि इसका तो नाम आ गया, लैम्डा का कोई नाम नहीं है, ये फंक्शन मेमोरी में एनोनिमस है, लेकिन उसको रेफर करने वाला आपने एक नया बना दिया वेरिएबल आई, जो कि पाइथन में लीगल है। एक फंक्शन को कोई भी कितने भी रेफरेंसेस हमारे रेफर कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका अपना कोई नाम नहीं है, आई एक रेफरेंस है जो इसको रेफर कर रहा है, ठीक है। और अगर कल को आई किसी और के पास चला गया तो ये फिर से अनाथ हो गया। कैसे, जरा देखो, अभी तो आई चलेगा और आपको यहाँ पर 2,3 पास करना होगा और ये 5 आउटपुट आ गया। अगर मैंने आई को कह दिया आई अब इस लैम्डा को छोड़ो, आप अपनी 10 को पॉइंट करो, तो आई मना थोड़ी करेगा, वो तो एक वेरिएबल है, उसको आप रेफर करा दो फंक्शन को, उसको रेफर करा दो वैल्यू को, तो फर्क नहीं पड़ता। तो अब आई आ गया वैल्यू के पास। अब अगर मैं आई से कहूं कि लैम्डा चलाओ, तो बोलेगा मैं लैम्डा को पॉइंट कहां कर रहा हूं, अब तो मैं एक वैल्यू पॉइंट कर रहा हूं 10, अब मैं कॉलेबल हो गया, अब ये अनाथ हो गया फिर से, क्योंकि अनाथ ही था शुरू से, ये इसका तो बस रेफरेंस था जो आई में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से लैम्डा फंक्शन को हम एक वेरिएबल में रेफर करा सकते हैं। तो बेसिकली जो मैप फंक्शन है वो इंटरनली इस पूरे लैम्डा फंक्शन को इसी तरह के किसी पैरामीटर में एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा लैम्डा फंक्शन की कहानी हो जाती है। आप इसको ज्यादा बार कहाँ यूज कर रहे होंगे लैम्डा फंक्शन को, किसी हाई ऑर्डर फंक्शन में, लाइक मैप फंक्शन या आपका फिल्टर फंक्शन, ठीक। चलो आज इतना रखेंगे, कल हम लोग जो हमारा ये भी पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया, ये एक लौता टॉपिक रह गया, इसको कल खत्म करेंगे और कल ही हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। सर हाँ बोलिए। सर मुझे ये पूछना था, ये जो आप स्क्रीन पे लिखते हैं, ये आप स्टाइलस की हेल्प से लिखते हैं एनोटेशन से? एनोटेशन से लिखते हैं। अच्छा, ठीक है। एनोटेशन भी है, स्टाइल भी, मतलब जो भी टूल बार आता है उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, हर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अरे डेकोरेटर्स के साथ जनरेटर्स भी पढ़ाएंगे ना आप कल? जनरेटर देखो पढ़ने को पढ़ लोगे, लेकिन वो आपको आउटर लेवल पर समझ में आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या हुआ उसके लिए पहले आपको इटरेटर पढ़ना चाहिए। इटरेटर तब पढ़ते हैं जब आपको क्लास बनानी आ जाती है, क्योंकि इटरेटर का कॉम्पैक्ट वर्जन होता है जनरेटर। चलो मैं आपको कल जनरेटर पढ़ा दूंगा, है ना, लेकिन एग्जैक्टली उसके पीछे की कहानी क्या होगी वो आपको इटरेटर में समझ में आएगी। चलो कल कर देंगे। सर रिड्यूस फंक्शन, क्या चीज? सर रिड्यूस फंक्शन, रिड्यूस भी आप यूज कर सकते हैं। रिड्यूस के लिए पहले फंक्शन टूल नाम का एक मॉड्यूल होता है, उसे आप इंपोर्ट करिए। उसको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसको पाइथन ने डेप्रिकेट कर दिया है, आने वाले वर्जन में उसको हटा दिया जाएगा। रिड्यूस फंक्शन आने वाले टाइम पर हट जाएगा, वो नहीं रहेगा। ओके सर। सर प्रोजेक्ट भी बनवाओगे? प्रोजेक्ट आपका डेटाबेस के बाद बनेगा, डेटाबेस पढ़ेंगे उसके बाद प्रोजेक्ट बनेगा। ठीक है सर।